सत्यनारायण कथा होती है ना, इति प्रथमोऽध्याय, पहला अध्याय हो गया। आज मैं बॉर्डर देखने गया, वहां पे हिंदूमल, क्या हिंदूमल, हाँ, वो रेलवे स्टेशन देखा मैंने, बॉर्डर पूरा देखा, समझा। 2-3 घंटे में सोच रहा था, इधर वाले को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया, उधर वाले को भी मौका मिल गया, और मारी कौन गई? जोर से बोलिए जरा, जनता। काटे कौन गए? ये इतिहास रहा है। पहले दुर्योधन राजा था, बाद में युधिष्ठिर राजा हो गए, और मरा कौन? जनता। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध तो वही हुआ था ना, महाभारत। भारत के 25 टुकड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है 25 लोगों को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, और वो जब जब 25 बार विभाजन हुआ, बड़ा नरसंहार हुआ। उस नरसंहार में कोई नेता मरा क्या? जोर से बोलिए। नहीं। 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ, कोई नेता मरा क्या? 1990 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कोई सांसद विधायक मरा क्या? जोर से बोलिए। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, कोई सांसद विधायक मारा गया? जोर से बोलिए। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाए कि गड़बड़ी कुछ और है, खेल कुछ और है, बलि का बकरा आपको बनना पड़ता है, बलि का बकरा आपको बनना पड़ता है। अब आए दिन युद्ध हो रहा है, उधर रूस और यूक्रेन, और इधर बीच बीच में भारत और पाकिस्तान। आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जानते हैं क्यों? क्योंकि युद्ध एक बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है। युद्ध एक अपने आप में बहुत बड़ा कारोबार है। वॉर इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। वो दवा बनाने वाली कहाँ गए डॉक्टर साहब? एक दवा बनाने की कंपनी है, हाँ बैठे हुए। अब ये जो दवा बनाते हैं, ये क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो या बीमारी खत्म हो जाए? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। क्योंकि ज्यादा लोग बीमार होंगे तो उनकी ज्यादा दवा बनेगी, दवा बनेगी तो ज्यादा माल पानी आएगा। वो बगल में डॉक्टर साहब बैठे हुए, हड्डी के डॉक्टर है। अब डॉक्टर साहब क्या चाहेंगे कि रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो या रोड एक्सीडेंट बंद हो जाए? जोर से बोलिए जरा। अरे अपने दिल पे मत लेना, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो वॉर मॉडल की, वॉर बिजनेस की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पटाखा बनाने वाली कंपनी क्या चाहेगी कि पटाखा लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे या ना खरीदे, या केवल दिवाली दिवाली बजाएं? जोर से बोलिए जरा। अब पटाखा 2 से 3 साल चलता है, उसके बाद तो फुस हो जाता है। तो पटाखे का कारोबार तब बढ़ेगा, पटाखे का बिजनेस तब बढ़ेगा जब लोग साल में 4-6 बार पटाखा चलाएं। जैसे अभी मेरे आने पे भी पटाखा चला, शादी विवाह में भी चलाएं, नए साल पे चलाएं, होली पे चलाएं, दिवाली पे चलाएं, सालगिरह पे चलाएं। ज्यादा से ज्यादा पटाखा चलाएं, तब पटाखा का कारोबार बढ़ेगा, तो पटाखा बनाने वाले कंपनी को, मालिक को फायदा होगा। एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, सारे पोल्यूशन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पटाखा चलाने से जीडीपी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? जोर से बोलिए जरा। इकोनॉमी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? हाँ। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो तो दवा ज्यादा से ज्यादा बिकेगी, तो जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। हमारे पास दुनिया का 2% पानी है, और जमीन 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है। पीने लायक पानी कितना है? 4%। हम बाल्टी से नहाते हैं तो 20 लीटर पानी में नहा लेते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं,
कुएं से पानी निकाल के नहाता था, तो कभी ज़्यादा नहाने का मन भी करे तो भी आलस के मारे एक बाल्टी के बाद दूसरी बाल्टी नहीं निकालता था। एक बाल्टी कितने 20 लीटर की, पूरा स्नान हो जाता था। लेकिन रिसर्च ये बताता है कि आप बाल्टी से नहाते हैं तो 20 लीटर में आप नहा लेते हैं, शावर से नहाते हैं तो लगभग 100 लीटर पानी खर्च होता है, और बाथटब में नहाते हैं तो 500 लीटर का पानी खर्च होता है। तो सबसे पानी की सेविंग कैसे होगी? बाल्टी से। लेकिन बाथटब वो बनाने वाला क्या चाहेगा कि ज़्यादा लोग बाथटब खरीदे, पानी खत्म हो जाए, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बाथटब बिकना चाहिए। उसे जीडीपी, अब बाथटब से जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जोर से बोलिए जरा। पानी के शावर से जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, 25 साल के बाद हमारे बच्चे प्यासे मर जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन अभी तो जीडीपी बढ़ रही है ना, अभी तो इकोनॉमी बढ़ रही है ना, तो बढ़ने दे देना चाहिए। अधिवक्ता भी बहुत बैठे हैं। अब वकील साहब क्या चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन का झगड़ा हो, या लोग झगड़े आपस में पंचायत करके निपट जाएं, कोर्ट तक आए ना। जोर से बोलिए इधर। ज़्यादा मारपीट हो, ज़्यादा चोरी हो, झपटमारी हो, घूसखोरी हो, कमीशन खोरी हो, मिलावटखोरी हो, आपस में फिरौती हो, अपहरण हो। भाई वकालत का पैसा कब बढ़िया कब चलेगा? भारत में बढ़िया वकील किसको मानते हैं? जो ईमानदारों को बचाता है, जो आतंकवादियों को बचाता है। जोर से बोलिए इधर। जो सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील माने जाते हैं वो क्यों? क्योंकि वो आतंकवादियों को जमानत करा लेते हैं, वो अलगाववादियों को जमानत करा लेते हैं, वो माओवादियों की बेल करा लेते हैं, वो नक्सलियों की बेल करा लेते हैं। सामान्य व्यक्ति की बेल कराने वाले को बड़ा वकील नहीं बोलते, दिग्गज वकील नहीं बोलते। दिग्गज वकील उसको बोलते हैं जो आतंकवादियों, जिहादियों, उन्मादियों की बेल करा ले। और इस आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद या जो जिसके कारण आदमी बड़ा वकील बन रहा है, वो देश के लिए खतरा है कि अच्छा है? जोर से बोलिए जरा। हथियार बनाने वाली कंपनी क्या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा युद्ध हो या पूरे देश में, दुनिया में शांति हो जाए? हथियार बनाने वाली कंपनी क्या चाहेगी? पूरी दुनिया के लोग वसुधैव कुटुंबकम मान ले या आपस में लड़ते रहें? जोर से बोलिए जरा। लड़ते रहें। क्योंकि जैसे दवाई की एक्सपायरी 2 से 3 साल होती है, पटाखे की एक्सपायरी 2 से 3 साल होती है, वैसे ये मिसाइलों की एक्सपायरी भी 10 साल होती है। अगर 10 साल के अंदर वो उनकी मिसाइल फटी नहीं तो बेचारी वो एक्सपायर हो जाएगी, और जब एक्सपायर हो जाएगी कोई खरीदेगा नहीं तो पीछे मिसाइल बनाएंगे कैसे? अब जो देश हथियार बना रहे हैं, हथियार बनने से, हथियार बिकने से उनकी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन लोग मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे हैं? आप ये कह सकते हो कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, 2 ट्रिलियन हो गई, 3 ट्रिलियन हो गई, 5 ट्रिलियन हो गई, लेकिन नतीजा क्या होगा? हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता था, माँ का दूध पीता था, लेकिन उसको भी एकदम उपभोक्ता बना दिया, उसको भी कंज्यूमर बना दिया। बोले माँ का दूध ठीक नहीं है, इसको बचपन से ये वाला दवाई दूध दो, मैं नाम नहीं लूंगा, खामखा उसका ऐड क्यों करना। बच्चे को क्या कर रहे थे? सरसों का तेल लगा रहे थे और सरसों का वो बुकवा बना के मालिश कर रहे थे। बोले नहीं, जॉनसन बेबी लगाना है, जॉनसन बेबी। हमने बच्चे को उपभोक्ता बना दिया। अब जॉनसन बेबी बनाने से जॉनसन की कंपनी तो बढ़ गई, हमारे बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? जिसको सरसों का बुकवा लगता है, सरसों का तेल लगता, उसकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती, धूप सहने, ठंडी सहने की उसकी क्षमता बढ़ती। उसको हमने बचपन में जॉनसन बेबी लगा के कमजोर बनाया कि नहीं बनाया? जोर से बोलिए जरा। कभी आपने सोचा कि जिस भारत में बाजीराव पेशवा 12 घंटे सूर्य नमस्कार करते थे, उस भारत में 5 घंटे में सूर्य नमस्कार करने वाले क्यों नहीं बचे? आज की डेट में दारा सिंह जैसा पहलवान क्यों नहीं पैदा हो रहा? बाजीराव पेशवा जैसा लड़ाका क्यों नहीं पैदा हो रहा? छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा करेजियस लीडर क्यों नहीं पैदा हो रहा? महाराणा प्रताप जैसा करेजियस लीडर क्यों नहीं पैदा हो रहा? कणाद जैसा वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा हो रहा? महर्षि भारद्वाज जैसा साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा हो रहा? महर्षि चरक जैसा डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहा? महर्षि सुश्रुत जैसा डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहा? महर्षि सारंगधर, महर्षि भाव प्रकाश, महर्षि वाग्भट जैसा डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहा? कभी सोचा आपने? और सारी अराजकता क्यों फैल रही है? उसके पीछे पूरी दुनिया में 3 टाइप के एजुकेशन सिस्टम है।
एक एजुकेशन है मॉन्टेसरी मिशनरी, दूसरा एजुकेशन सिस्टम है मदरसा, और तीसरा एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल वैदिक। हमारा वाला एजुकेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? गुरुकुल वैदिक शिक्षा पद्धति, जो भारत में थी, लंका में थी, नेपाल में थी, इस एरिया में थी। पूरी दुनिया को आप एजुकेशन के नजरिए से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एजुकेशन के हिसाब से। एक भारत, ये वाला एरिया जहां गुरुकुल वैदिक शिक्षा थी, एक अरब वाला एरिया जहां मदरसे शुरू हुए, एक यूरोप और अमेरिका वाला एरिया, वेस्ट वाला एरिया, जहां पे मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल, चर्चेस शुरू हुए। उस एजुकेशन सिस्टम ने हमें दिया क्यों? क्या दिया? अब सवाल यह आया कि 3 तरीके की एजुकेशन सिस्टम है। युद्ध के लिए कौन सा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया? जोर से बोलिए जरा। जो वॉर कंपनियां हैं, जो हथियार बनाती हैं, मिसाइल बनाती हैं, बम बारूद बनाती हैं, उसमें से कौन से स्कूल को प्रमोट करेंगी? जोर से बोलिए जरा। किसको प्रमोट करेंगी? हाँ, क्योंकि गुरुकुल वैदिक वाला तो युद्ध करेगा नहीं, वो तो बम बारूद खरीदेगा नहीं, वो तो हथियार खरीदेगा नहीं। गुरुकुल वैदिक शिक्षा के और भी बड़े नुकसान हैं। गुरुकुल वैदिक शिक्षा अगर पढ़ेगा तो यम नियम सीख जाएगा, अष्टांग योग सीख जाएगा, आसन प्राणायाम सीख जाएगा, धारणा ध्यान समाधि सीख जाएगा, तो वो उपभोक्ता अच्छा नहीं बनेगा, वो मितव्ययी बनेगा, वो अपरिग्रह करेगा। जो जैन धर्म का चौथा जो 4th टेनेट है, अब अपरिग्रह। ये अलग बात है, आज की डेट में जैन सबसे ज्यादा माल पानी इकट्ठा रखते हैं। अपरिग्रह महावीर जी बोल के गए, मानते नहीं है। बोले 4 मानेंगे, 5वां नहीं मानेंगे। तो देखिए, ये 3 एजुकेशन सिस्टम में अगर वैदिक गुरुकुल शिक्षा का प्रचार होगा तो पटाखा छोड़ने से पहले सोचेगा, अच्छा इससे पशुओं को दिक्कत नहीं, पक्षियों को दिक्कत नहीं, एयर पोल्यूशन तो नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन तो नहीं होगा, नॉइज पोल्यूशन तो नहीं होगा। गुरुकुल वैदिक शिक्षा का प्रसार हो जाएगा, ड्रग का कारोबार अपने आप खत्म हो जाएगा। गुरुकुल वैदिक शिक्षा का प्रसार हो जाएगा, अपहरण वाला कारोबार खत्म हो जाएगा। गुरुकुल वैदिक शिक्षा बढ़ेगी, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी कम होगी। गुरुकुल वैदिक शिक्षा बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, आदमी जो है आध्यात्मिक होता चला जाएगा, आध्यात्मिक होता चला जाएगा, तो उपभोक्तावाद खत्म हो जाएगा। तो एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको मॉन्टेसरी और मिशनरी एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, वो उपभोक्तावाद को बढ़ाती है। एक दूसरा वाला एजुकेशन सिस्टम है, वो जिहाद, मजहबी उन्माद, अलगाववाद को बढ़ाता है। और हमारा वाला कहेगा वसुदेव कुटुंबकम, नारी तू नारायण, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, वनस्पति शांति, सबकी शांति, सबकी शांति। अब जिसको धंधा व्यापार बढ़ाना है उसके लिए कौन सा एजुकेशन सिस्टम अच्छा? जोर से बोलिए जरा। वो दोनों, ये वाला अपना वाला नहीं। और यही नतीजा है, गुरुकुल यहां सूखते गए, सूखते गए, सूखते गए, खत्म हो गए। मुगल 1000 मदरसा खोल के गए थे, 4 लाख हो गए। अंग्रेज यहाँ 1000 मिशनरी स्कूल खोल के गए थे, वो भी 4 लाख हो गई। और अंग्रेजों के आने के पास पहले 7 लाख गुरुकुल थे, वो 7000 भी नहीं बचे। क्यों? क्योंकि सबका अच्छा कारोबार है। जैसे डॉक्टर साहब दिल पे मत लेना, अब हाथ पैर तभी टूटेगा जब ज्यादा से ज्यादा रोड एक्सीडेंट होगा, और रोड एक्सीडेंट तभी ज्यादा होगा जब रोड सड़क में भ्रष्टाचार होगा, तभी तो बार बार गड्ढा बनेगा। तो बार बार भ्रष्टाचार से सबको फायदा, नेता को फायदा, नौकरशाह को भी फायदा, ठेकेदार को भी फायदा, क्योंकि हर बार बार सड़क टूटेगी तो बार बार टेंडर उठेगा। और डॉक्टर साहब को भी हाथ पैर तोड़वा के आओगे, डॉक्टर साहब को पास आओगे, प्लास्टर लगाएंगे, और बगल में बैठे हुए उनको भी फायदा, पट्टी वट्टी इधर से ही खरीदेंगे। ये एक समस्या है, इसलिए मैंने PIL फाइल किया है। हम आपसे जो 5 बातें करेंगे अपनी PIL से संबंधित ही करेंगे, इसीलिए मैंने PIL फाइल किया कि भारत में अब वापस 10वीं तक समान शिक्षा लागू किया जाए, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू किया जाए, भारत में भारतीयों को पढ़ाया जाए। और भारत में समान शिक्षा थी,
पहले कृष्ण और सुदामा की किताब एक थी, आज कृष्ण और सुदामा की एक किताब है क्या? जोर से बोलिए, नहीं है। पहले दशरथ और उनके मंत्री सुमंत की एक किताब थी, एक राज परिवार का लड़का, एक दलित, एक किताब थी। पहले गरीब और अमीर की एक ही किताब थी। वन नेशन वन सिलेबस था, वन नेशन वन करिकुलम था। लेकिन एजुकेशन माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो इंजीनियरिंग मेडिकल एनडीए क्लैट में पूछा नहीं जाता। जो इंजीनियरिंग मेडिकल एनडीए क्लैट में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए डॉक्टर साहब तो 10वीं 12वीं करके बिना कोचिंग के डॉक्टर हो गए। डॉक्टर साहब का बेटा बिना कोचिंग लिए अब जेई क्वालिफाई नहीं कर सकता, नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता, एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्लैट क्वालिफाई नहीं कर सकता। इस देश में एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया चला रहे हैं, कोचिंग माफिया चला रहे हैं। आपको मजबूरी में अपने बच्चे को श्रीगंगानगर से कोटा भेजना पड़ता है, क्योंकि कोटा में जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा वही एग्जाम में पूछा जाएगा। श्रीगंगानगर के स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो आईआईटी में नहीं पूछा जाएगा, मेडिकल में नहीं पूछा जाएगा। तो आपकी समस्या बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए जरा। आपको 17-18 साल के बच्चे को अपने घर से दूर भेजना पड़ रहा है कि नहीं भेजना पड़ रहा है? आपने कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जो पढ़ाते हो वही पूछो, जो पूछते हो वही पढ़ाओ। ऐसा क्यों? बच्चा टॉपर हो, 99% मार्क्स हो, अगर वो कोचिंग नहीं करेगा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, अगर कोचिंग नहीं करेगा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होगा, अगर कोचिंग नहीं करेगा एनडीए क्लैट में सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? पढ़ाया कुछ और जा रहा है, पूछा कुछ और जा रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए। और जिस सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं वो सामाजिक समरसता तभी आएगी जब लाला जी के बच्चे की किताब और लाला जी के ड्राइवर के बच्चे की किताब एक होगी, तब सामाजिक समरसता आएगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क के बच्चे की किताब और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, कांस्टेबल के बच्चे की किताब और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी, मजदूर के बच्चे की किताब और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत में एक किताब होगी। कम से कम 10वीं तक 12वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा, तभी जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, पंथवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, सामाजिक समरसता आएगी और वास्तव में देश फिर से सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ेगा। इत श्री द्वितीय अध्याय। भारत माता की